आइए आज हम फिजिकल ज्योग्राफी के 7वें लेक्चर में हम डेविस के अपरदन चक्र का वर्णन करते हैं। यहाँ देखते हैं साइकिल ऑफ इरोजन डेवलप्ड बाय डब्ल्यू एम डेविस। तो यहाँ ये अपरदन चक्र है, ये ऐसा चक्र है कि कोई भाग ऊंचा उठा भाग होता है और उसके बाद में धीरे धीरे ये इसके कटने के बाद में उसको लगभग जो समतल भाग में बदल जाता है, तो उसे हम जो है साइकिल ऑफ इरोजन कहते हैं। अपरदन का चक्र पूरा हो जाता है। अब ये डब्ल्यू एम डेविस ने एक डेफिनेशन इसकी बहुत अच्छी तरह से दी है कि द ज्योग्राफिक साइकिल इज ए पीरियड ऑफ टाइम during which an uplifted landmass undergoes its transformation by the process of land sculpture ending in a low featureless plain। देखिए आप, यानी कि अपर्दन चक्र समय की वह अवधि है जिसमें एक ऊंचा उठा भाग, ये ऊंचा उठा भाग है, ये आप खंड लगा दीजिए। कोई ऊंचा उठा भाग, ये भाग जो है ऊंचा उठा हुआ है, पहाड़ लगा लीजिए। कोई ऊंचा उठा भाग एक समय के अनुसार एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाए। आकृति विहीन का मतलब है जब ये ऊंचा उठा भाग यहां आकृति, ये बेस लाइन में आ जाएगा इस तरह से, ये अभी दोनों के दोनों ये ऊंचा उठा भाग इसके बराबर हो जाए अगला इस तरह से। यानी कि मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूं कि मान लीजिए कि ये आगे है हमारा महासागर और ये है पहाड़, तो ये कट करके लास्ट में क्या होगा कि जब ये जो है समय लंबे समय के अनुसार या कम समय के अनुसार ये भाग समय समय कट जाता है। जैसे पहला ये भाग कटा, ये कट करके कहां जमा होगा नीचे, ये दूसरा भाग कटा हुआ ये यहां हो गया, और लास्ट में बारी बारी में कट करके ऐसे जहां महासागर में जमा होते रहेंगे। यानी नदियां चल रही हैं, ऊपर से काट रही हैं, काटने के बाद में धीरे धीरे इस लाइन के जब तक ये मेटेरियल बराबर नहीं कट जाएगा तब तक महासागर में जमा नहीं हो जाएगा, जब तक ये समान नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने इस प्रकार की जो है ये बताया कि ये एल्टीट्यूड है, ये हाइट है और इस समय की अवधि है, टाइम। और इसके तीन हमारे जो फॉर्म बनाए हैं, यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज, तीन व्यवस्थाएं हैं। जैसे मानव की तीन अवस्थाएं हैं, यानी कि यूथफुल स्टेज हमारी बहुत ही जवानी की अवस्था है, इसी के अंदर दूसरा है मैच्योर स्टेज, प्रौढ़ अवस्था है, और तीसरा है ओल्ड स्टेज यानी वृद्ध अवस्था है। इसी प्रकार से हमारे जो पर्वत हैं ऊंचे उठ गए हैं, ऊंचे उठने के बाद में नदियां अपना कार्य करती हैं। जो कार्य करती हैं तो सबसे पहले ऊपर से जल, हमारा जो पानी आता है तो पहाड़ी के ऊपर पड़ता है, या हिमनदी है तो पिघल करके पहाड़ियों से बड़ी तेजी से चलती है। चलने के बाद में बड़ी तेजी से ही वहां के जो कंकर पत्थर हैं उसको नीचे काटती रहती है, लाती है, ला करके कंकर पत्थरों को नीचे जमा करती रहती है। इसी प्रकार से उनकी स्पीड भी पानी की बड़ी तेजी से होती है, और स्पीड के साथ साथ उसका परिवहन क्षमता भी बड़ी तेजी से होती है। जैसा कि एक जवान व्यक्ति होता है, एक जो है हमारा बहुत ही यूथ होता है, उस प्रकार से उसे कार्य करते हैं। और उसमें अलग प्रकार की जहां भी घाटी होती है उसके अंदर पोर्ट होल्स बन जाते हैं। चलते चलते कई बार पानी तीव्र गति से फिरने लग जाता है और नरम भाग होता है उसको काटने लग जाता है, इसके घाटी को गहरा बना देता है, तो उसके कारण से घाटी गहरी बन जाती है। और पोर्ट होल्स जलज गढ़तिका बोलते हैं, पानी के अंदर चलते चलते जल का एक चक्कर बन जाना और उसके कारण से घाटी को गहरा कर देना। इसमें अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां बनती है यूथफुल स्टेज के अंदर। पहला है गोर्ज, पानी बड़ी तेजी से आया, घाटी को गहरा किया और घाटी को बहुत गहराई तक काट देता है, तो इसमें गोर्ज बनते हैं। इसके अलावा वी शेप्ड वैली, जब कोई स्थान होता है तो उसको काटने के लिए जब पानी तेजी से जाएगा तो अंग्रेजी का जो वी है उसकी आकृति बन जाती है, और उसके बाद में पानी भरता भरता उस घाटी के अंदर आगे जाता है। इसी के अनुसार वाटरफॉल, जल प्रपात, पानी ऊंचाई से बड़ी तेजी से ऊंचा ऊपर गिरता है, और फिर उसके बाद में रैपिड्स। रैपिड्स का मतलब है उछलते हुए पानी गिरते रहना, पहाड़ों के ऊपर पानी उछलता है फिर ऐसे स्टेप बाय गिरता गिरता नीचे आता है। तो ये आकृति हमारी यूथफुल स्टेज की होती है। तो अब जो है हम देखते हैं नंबर 2 स्टेज है मैच्योर स्टेज। मैच्योर स्टेज में क्या होता है कि जो ही पानी ऊपर से आता है, पहाड़ों से अनेक नदी आती है, तो नीचे आकर के वो पानी जो है काफी बड़े क्षेत्र में फैल जाता है, इकट्ठा हो जाता है।
उसकी गति जो पहाड़ों के ऊपर थी वो तो कम हो जाती है, लेकिन उसका फैलाव ज्यादा हो जाता है, और जो पार्श्विक अपर्दन है वो ज्यादा चौड़ाई में जो है घाटी बन जाती है, और घाटी को चौड़ा करते रहती पार्श्विक अपर्दन होता है। और जो अपर कर्व है, ये हमारा अपर कर्व, इसको तोड़ना, इसका इसका इरोजन होना बहुत तेजी से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब नदियां चलेंगी ये ऊपरी भाग होगा यहाँ नीचे आकर के काफी दूरी पर, जैसे कि हमारा हिमालय पर्वत है, चलते चलते हमारा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सॉरी, ये चलते हुए हमारा देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से और आगे चल के बिहार और पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी में जो नदियां हैं, बह करके गंगा या यमुना नदियां हैं, ऊपर से बहती हैं और अपने साथ मटेरियल लाते हैं, और चलते चलते ऐसे ही वहां लास्ट में ओशन कौन सा है, बंगाल की खाड़ी है, उसमें गिर जाते हैं। इसी प्रकार से इसके अंदर पहला स्टेप हो गया पहाड़ी के ऊपरी भाग को काटना शुरू कर देना। और उसके बाद में मैच्योर स्टेज में क्या है, जब नदियां ऊपर से तलहटी पर आती हैं, हमारे जो पद हैं, गिरिपद हैं, वहां पर आती हैं, तो अब यहां पर क्या होता है, घाटी का ढाल मंद हो जाता है, नदियों का वेग व परिवहन क्षमता कम हो जाती है। अब यहां पानी इकट्ठा हो जाता है और इसके अंदर हमारी विभिन्न प्रकार की चीजें बनना शुरू हो जाती हैं। यहां अब तीसरा स्टेप है ओल्ड स्टेज। यहां यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज हो गई, और तीसरा है ओल्ड स्टेज। अब ओल्ड स्टेज के अंदर हम जाते जाते चलते हैं तो हम देखते हैं कि पानी जो चलता है तो उसके अंदर जो भी रुकावट, क्यों काफी दूरी तक तय कर ली पानी ने, नदी ने, और नदी ने दूरी तय करने के बाद में पानी जो है जहां जहां भी उसको रुकावट दिखाई देती है उसमें मुड़ जाता है, और इस तरह सांप की तरह से इसमें मोड़ आ जाते हैं, क्योंकि उसकी गति इतनी तेजी से नहीं होती जितना कि यूथफुल स्टेज में होती है या मैच्योर स्टेज में होती है। और उसके अंदर यहाँ रिवर मियांडर बनते हैं, यानी कि नदी विसर्ग बनते हैं। नदियां अनेक प्रकार से सांप की तरह से बल खाती हुई चलती, ऐसे ऐसे चलती है, क्योंकि अब इसकी गति कम हो गई है। इसके साथ साथ यहाँ ओक्स वो लेक बन जाती है। कई बार क्या होता है, बहुत थोड़ा सा रुकावट होता है, नदियां काफी दूरी तक मुड़ती हुई ऐसे चलती हैं, बहुत ज्यादा। और कई बार तो ऐसा होता है कि नदियां आपस में इतनी चक्कर काट लेती है कि बीच का भाग ये कट जाता है, और कटने के बाद में नदी का पानी है वो इधर सीधा ही चला जाता है, जैसे ये था। और ये क्या कहलाएगा, ओक्सबो लेक, ओक्सबो लेक। गोखुर झील, यानी कि जैसे गाय का खुर होता है ऐसे ही इसकी आकृति में, जिसमें पानी अलग हो जाता है, ये ओक्सबो लेक है। और नदी ऐसे चक्कर काटते हुए आगे चलती है। इसके बाद में जब ज्यों ही ये महासागर के नजदीक पहुंचती है तो डेल्टा, यानी डेल्टा का मतलब है लास्ट स्टेज के अंदर, इससे पहले मोनार्नोक्स होते हैं, थोड़े लगभग समतल प्राय मैदान हो जाता है, और इसके बाद में लास्ट में डेल्टा जो होता है वो बन जाता है, और समुद्र के अंदर, पानी के अंदर जो है ये डेल्टा की मेटीरियल वहां जमा हो जाती है, या लगभग लास्ट के अंदर समतल प्राय मैदान जैसा हो जाता है पानी का। और हमारा जो इससे पहले डेल्टा का मेटीरियल है वो लगभग दिखाई देता है, और उसकी स्पीड बहुत ही कम हो जाती है। इसके अनुसार डेविस ने बताया था, मूल्यांकन किया कि कोई भी ऊंचा भाग है तो वो कट करके बराबर हो जाता है, तो उसे हम साइकिल ऑफ इरोजन हो जाए। तो जहां पर एंड हो जाता है वहां पर साइकिल ऑफ इरोजन खत्म हो जाता है। लेकिन यहां पर डेविस ने बताया था कि इसका मूल्यांकन करते हुए बताया कि ये जो है सबसे पहले इन्होंने प्रयास किया था कि भू आकृतियों के अंदर हमारी जो पृथ्वी है इसकी आकृतियां ऊंची और नीची बनती है, तो इसको लेवलिंग करने में, आइसोस्टेसिस बनाने में इसका साइकिल ऑफ इरोजन है, इसका महत्व हम सिंपल तरीके से समझा सकते हैं कि किस तरह से हमारे जो टैथी सागर है वो पहले भरा हुआ था मलबे से, लेकिन खिंचाव के कारण से आज हिमालय पर्वत बन गया। इसी प्रकार से आज जो हिमालय पर्वत बना हुआ है वो धीरे धीरे ऊपर का मेटेरियल है वो वापिस बह करके महासागरों में जा रहा है। इसमें वो ऊंचा भाग है आज कट करके फिर लेवल प्लेन में आ जाएगा। और जब कभी हमारा जो आज हमारी बंगाली खाड़ियां अरब सागर भर जाएंगे तो प्रेशर के कारण से यहाँ पर जो है फिर कोई पहाड़ बन जाएगा, और पहाड़ बनने के बाद फिर वापिस जो है नीचे भाग में चलते रहेंगे। ये चक्कर हमेशा चलता ही रहेगा। जैसा कि मानव का जन्म होता है, मैच्योर होता है, पहले तो यूथ होता है, फिर मैच्योर होता है और ओल्ड होता है, और लास्ट के अंदर
एक्सपायर हो जाता है, लेकिन उसके बाद में पुनर्जन्म होता है। इसी प्रकार से साइकिल ऑफ इरोजन का भी यही चक्र है। कोई भाग सबसे पहले ऊंचा उठा, पर्वत बना, पर्वत से नदियों के द्वारा धीरे धीरे कटा हुआ, मैच्योर स्टेज के अंदर गया, फिर ओल्ड स्टेज में गया, और सारा मेटेरियल कटते कटते लास्ट के अंदर सारा जो ऊंचा भाग था वो महासागर में, महासागर और ऊंचा पर्वतीय प्रदेश दोनों कट करके बराबर हो गए, एक लाइन में आ गए, और उसके बाद में चक्कर पूरा हो जाता है। और लास्ट के अंदर फिर जो है बिछाव के कारण से जो आज महासागर हैं उनका बिछाव कारण से फिर पर्वत बन जाएगा, और फिर जो है वापिस वो चक्कर चलता रहेगा। इसे डेविस ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। इसके अलावा ये भी उन्होंने बताया है कि एक आलोचना भी उन्होंने किया है, जिसमें उन्होंने ये माना था कि सबसे पहले प्रकृति ये कहती है उत्थान होगा, कोई भी भाग होगा वो ऊंचा उठेगा, और ऊंचा उठने के पहले कोई अपर्दन नहीं होगा, जबकि ये भ्रामक है। क्योंकि जब कोई चीज उठती है तो प्रकृति अपना कार्य करती रहती है, उसमें ऐसा तो नहीं है कि उसका वेट करेंगे, कोई कोई वेट नहीं, प्रकृति कोई वेट नहीं करती। जो ही कोई भाग ऊंचा उठता है तो उसके ऊपर धीरे धीरे कटाव भी शुरू हो जाता है। तो एक तो ये भ्रामक है। दूसरा है कि जर्मन वैज्ञानिकों ने कहा था चक्र का आदि या अंत नहीं होता, जैसे हमारा ग्लोब है, इसका कोई आदि और अंत नहीं है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा इसका साइकिल ऑफ इरोजन का अंत इन्होंने है, ये इन्होंने समाप्त भी होना चाहिए था, तो उन्होंने एक क्लियर नहीं किया। जहां से अपर्दन है वहां पर समाप्त ही होना चाहिए था, लेकिन विभिन्न संरचनाओं के कारण अलग अलग हो सकते हैं। क्योंकि इन्होंने एक और क्वेश्चन भी हमारा बनेगा इसमें कि लैंडस्केप इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज, यानी कि संरचना, प्रक्रम और अवस्था का एक जो है प्रोसेस है। लैंडस्केप एक फंक्शन है, कार्य है। तो ये जो है हम देखते हैं कि जो इरोजन अपर्दन का चक्र है वो जरूरी नहीं कि कोई एक सीमित समय हो, क्योंकि आदमी का समय तो निश्चित है कि भाई वो 100 साल या 125 साल तक ज्यादा जीता है और एक्सपायर होना ही होना है। लेकिन इसके साइकिल के अंदर जो पर्वतीय भाग है, कोई उठा हुआ है, कितना समय लगेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, कि कितने करोड़ों साल लगेंगे और इससे ज्यादा भी कितना लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये तो हम कल्पना करते हैं कि कोई भाग ऊंचा उठा हुआ है तो, और उसके बाद में अंत में जो है समुद्र में जाकर के उसका मलबा होगा, और दोनों समुद्र का मलबा और पहाड़ पहाड़ टूट करके समुद्र में चला गया, दोनों एक लाइन में आ जाएंगे। तो ये है, तो ये उन्होंने आलोचना भी कमाई है। और मानव की अवस्थाओं के बराबर इसको नहीं मानना चाहिए, मानव की अवस्था तो लिमिटेड है, जबकि इनकी संरचना अलग अलग है। कोई कठोर भाग है तो उसमें करोड़ों साल पता नहीं कितने समय लग जाए, और नरम भाग है तो कटने में बहुत जल्दी से कट करके कोई झील वगैरह में भर सकता है, और कोई समुद्र में भी जा करके टूट करके गिर सकता है। तो ये मैं समझता हूँ डब्ल्यू.एम. डेविस ने एक अच्छा प्रयास किया भौगोलिक चक्र का, क्योंकि मोस्टली हम देखते भी यही हैं कि जो नरम भाग होते हैं जल्दी कट जाते हैं और आसपास की झील भर जाती है कई बार, और ऐसे ही समुद्र के नजदीक के जो चलते हैं, जो नरम भाग होते हैं जल्दी कट जाते हैं, उनका आपर्दन चक्र निश्चित रूप से जल्दी समय में समाप्त हो जाता है। जबकि जो कठोर भाग है उसमें समय लगने में बहुत लंबा समय लगता है, प्रोसेस लगता है, करोड़ों साल भी लग सकते हैं, उसका कोई समय निश्चित नहीं है। फिर भी उन्होंने डब्ल्यू.एम. डेविस ने हमारे साइकिल ऑफ इरोजन अपर्दन चक्र को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है, और उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी बहुत अच्छी तरह से किया है। तो अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि एग्जाम्पल में समझता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।